छात्रों नमस्कार। आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष एक कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जैसे विद्यालय परिवार सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता रहा है, इसी क्रम में जब पूरी दुनिया इस महामारी के बीच अपने आप को घरों में कैद कर रखी है, उसी बीच इसी के मध्य विद्यालय परिवार अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चिंतनरत है और सभी अध्यापक बंधु क्रमवार आपको अपने विषय का विवरण दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको आज हिंदी के अंतर्गत व्याकरण वाले भाग को बताएंगे, जिसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं के छात्रों के लिए लाभप्रद होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा। व्याकरण पढ़ने से पहले हमको भाषा पढ़ना ही होता है। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको भाषा का अध्ययन करना पड़ा। तो भाषा के अंतर्गत हम पाते हैं विचारों का विचारों के विनिमय का माध्यम ही भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं। एक है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। एक तीसरी भाषा का भी जिक्र होता है, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं, और जब अपने विचारों को हम बोल कर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में आप जानते ही होंगे, ये अपने हम संकेत के माध्यम से जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा एक लिपि के अंतर्गत, मौखिक भाषा भी एक लिपि के अंतर्गत, लेकिन सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित नियम नहीं है और इसकी कोई लिपि नहीं है, इसलिए इसको हम भाषा के अंतर्गत नहीं लेते हैं। भाषा हम उसी को कहते हैं जिसकी कोई लिपि हो और उसके वर्णों का कोई निश्चित क्रम हो या उसके संकेतों का एक चिन्ह हो। तो आगे हम देखते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या मुख से उच्चरित ऐसी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। तो आज हम वर्ण पर ही विचार करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम देखते हैं वर्णों के प्रकार, वर्णों की परिभाषा, वर्णों का उच्चारण स्थान और तमाम उनके
सूक्ष्म बिंदु है जिसका हम अध्ययन करते हैं वर्ण विचार में। तो क्रमवार हम प्रारंभ करते हैं वर्ण विचार में। वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार हैं। वर्ण के 2 प्रकारों में पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वरों की संख्या, इनकी संख्या जो है 11 है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में यह पूछा गया है स्वर की संख्या कितनी है, 11 है हिंदी में। प्रकार, हिंदी में स्वर के 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से और संयुक्त के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगता हो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो ह्रस्व और दीर्घ से मिलकर बना हो, या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक का समय लगता हो उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर मतलब मिले हुए स्वर। संयुक्त स्वर मिले हुए स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से मिलकर जो स्वर बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री आता है। दीर्घ के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा उ और संयुक्त के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ। ये हुई संयुक्त स्वर की चर्चा। और हमें देख लेते हैं कि ये स्वर बने किससे हैं। अ और ई के योग से, अ और ई के योग से ए बना है। अ और ए के योग से ऐ बना है। अ और उ के योग से ओ बना है। अ और ओ के योग से औ बना है। ये है संयुक्त स्वर। इसके बाद आगे हम देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन जैसे स्वर हमने बताया था 11 है, वैसे व्यंजन 33 है। अब स्वर और व्यंजन को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 52 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 52। तो सबसे पहले हम देखते हैं
स्पर्शी व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अयोगवाह और द्विगुण। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, अयोगवाह की संख्या 2 है और द्विगुण की संख्या 2 है। मुंह के किसी विशेष भाग से स्पर्श करके इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसका नाम स्पर्शी व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा अधिक निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन यह न तो स्वर में आता है और न ही व्यंजन में आता है। अंतःस्थ व्यंजन अंतःकरण, मुंह के अंतःकरण से, अंतःभाग से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह ऐसे व्यंजन जिनकी गिनती, ऐसे वर्ण जिनकी गिनती न स्वर में हो और न ही व्यंजन में हो, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, इन व्यंजनों की संख्या 2 है और इनके रूप भी 2 हैं। ये स्पर्शी में भी गिने जाते हैं और इनके नीचे कुछ नुक्ता लगाकर इसको हम द्विगुण व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। जैसे क वर्ग, इसमें 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और अंग। इसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनकी संख्या हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन को। ये है आपके ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और स्र। तो इस पे प्रश्न बनता है जिससे यह पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि छ किन किन वर्णों के योग से बना है, त्र किन किन वर्णों के योग से बना है, ज्ञा किन के किन से बना है और स्र कैसे बना है। तो इसको हम देख लेते हैं। हमेशा पहला वर्ण आधा वर्ण होगा, पूर्ण व्यंजन होगा, दूसरे व्यंजन से इसका योग होगा तो तीसरा व्यंजन बनता है। अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत ऐसे वर्ण जो अबाध गति से बोले जाते हो, जैसे अ। द्विगुण के अंतर्गत 2 है, इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे अगर इसको हमको पढ़ना हुआ तो हम क्या पढ़ेंगे, पेड़, यही नुक्ता लगने के बाद यह बन गया पेड़।
जैसे इसका उच्चारण हमें करना हुआ तो क्या करेंगे, मेढा। अब यहाँ पे हमने नुक्ता लगा दिया, ये बन गया मेढा। यही है द्विगुणी व्यंजन। अब दोनों प्रकार के वर्णों को जोड़ा जाएगा। स्वर 11 और व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन 25 थे, ऊष्म 4, संयुक्त 4, अंतःस्थ 4, द्विगुण 4, अयोग व इन वर्णों की संख्या 52।